नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली हो रही है और इस बड़ी रैली में उम्मीद थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अंततः अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब आगे का नहीं पता है और उम्मीद की जा रही है कि शायद नीतीश कुमार आने में असमर्थ है। आज वो असमर्थता किसी वजह से प्रकट कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी वक्फ बिल के मुद्दे पर दो फाड़ नजर आई, नीतीश कुमार भी दुविधा में है या कोई और कारण है? आखिर सियासत का ये कौन सा खेल है कि मुसलमानों का वोट भी नीतीश कुमार को थोक में मिल रहा है अब, और वक्फ की मीटिंग में भी वो नहीं जा रहे? क्या ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है कि शाहीन बाग भी नहीं गए और रोज हनुमान चालीसा पढ़ने हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस जाते रहे और मुसलमानों का एक तरफा वोट लेते रहे? क्या नरेंद्र मोदी से बचाने के लिए बिहार के मुसलमानों को ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार ही बचा सकते हैं, भले ही नीतीश कुमार एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ में हो? क्या कारण है कि नीतीश कुमार वक्फ वाली मीटिंग में नहीं पहुंचे? शोले फिल्म आपने देखी होगी, रमेश सिप्पी की कालजयी फिल्म। गब्बर सिंह क्या कहता है कि गब्बर के कोप से कोई बचा सकता है गांव वालों, तो सिर्फ और सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के कोप से, नरेंद्र मोदी की सत्ता के कथित कोप से इस देश के मुसलमानों को, इस देश के अकलियत को, अल्पसंख्यकों को नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले नीतीश कुमार ही बचा सकते हैं? आखिर कारण क्या है कि वो जाते भी नहीं और केजरीवाल की तरह वोट भी लेते हैं? और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़बोले प्रवक्ता, जिन्हें इतिहास का एबीसीडी नहीं पता और अब तो ऐसा लगता है वर्तमान भी नहीं पता, वो इस तरह से अंड मंड बातें क्यों बोलते रहते हैं जिससे किसी न किसी समाज की भावनाएं आहत होती रहती है? आखिर सुधांशु त्रिवेदी को ये अधिकार किसने दिया, इस दो कौड़ी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के इस सड़क छाप उचक्के प्रवक्ता को ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी भी महापुरुष के प्रति वो, जो इस दुनिया में नहीं है, अपने पक्ष में कुछ कहने के लिए मौजूद नहीं है, वो अंड मंड बातें बकते रहे? तमाम सवालों पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वक्फ बोर्ड वाले मामले पर चर्चा के पहले, पटना की वक्फ रैली पर चर्चा के पहले, भारतीय जनता पार्टी के एक सड़क छाप, निहायती ही दो कौड़ी का उचक्का प्रवक्ता कह सके तो उचक्का प्रवक्ता ही कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि दो कौड़ी के प्रवक्ता से ज्यादा उस घृणित आदमी को मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता, खासकर तब से जब उसने चित्रा त्रिपाठी के एक शो में कह दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी थी। मतलब इतना निहायत घटिया और झूठा आदमी भारतीय राजनीति में आपको मिला नहीं होगा जितना ये सुधांशु त्रिवेदी नाम का व्यक्ति है, जिसने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया टीवी पर, और अब ये आदमी, मतलब इस देश में पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले, सोशल जस्टिस के सबसे बड़े प्रतीक, जैसे भारत में अनटचेबिलिटी के खिलाफ सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर बाबा साहब को जाना जाता है, वैसे ही इस देश में सबसे बड़े सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाना जाता है। और वो आदमी एक टीवी चैनल पे कह रहा था, हालांकि जो एक लड़की है बहुत अच्छा बोलती है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय जनता दल की है शायद, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने वीपी सिंह को सामंतवाद का प्रतीक तक कहा। ये इस तरह के निहायत ही फालतू और घटिया लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता क्यों बहाल करती है? और जरा हमारे दर्शकों को ऋषि जी बताइए कि अगर पिछड़े वर्गों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया होता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तो क्या उमा भारती, क्या कल्याण सिंह, क्या शिवराज सिंह चौहान ये भाजपा, या क्या नायब सैनी भाजपा मुख्यमंत्री बन पाते? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाते इस देश में? ये कहां से इसे इसे आलतू फालतू सड़क छाप उचक्का लोगों को प्रवक्ता बना दिया जाता है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित ही ऐसे डिबेट में और ऐसे जहां कोई संवाद हो रहा हो तो ऐसे शब्द और शब्दावली से, खासकर सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
उनको बचना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने समाज के लिए, खासकर पिछड़ों के लिए क्या किया है कहने की जरूरत नहीं है। और सुधांशु भाई हमारे मित्र हैं, हमारे साथ डिबेट में कई बार हम लोगों ने पैनल डिस्कशन में भाग लिया है। नो डाउट विद्वान लोग हैं, अरे आप अच्छे विद्वान बोलते हैं, कहते हैं, अच्छा मुझे तो देखिए ऋषि जी, अच्छे मैं वक्ता सावधानी हैं। के साथ बता अब दूं किस कि संदर्भ तो में? मैं पिछड़े, ऋषि जी एक मिनट, ना मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं ना आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस पैनल में मौजूद दोनों लोगों में से कोई पिछड़े वर्ग से नहीं आते, लेकिन सच्चाई यही है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो वीपी सिंह ने मंजिल तक पहुंचाई उसे इनकार नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में झूठ बयान जो वो आदमी कर रहा था, उसको कोई समाज, इस देश का समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भाई इस देश में सिर्फ मराठी भाइयों के नहीं, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रहा है। वीपी सिंह के नहीं, लिए इस देश निश्चित। में पिछड़े वर्गों का सम्मान बहुत बड़ा रहा है। देखिए अब ये देखिए बताइए अभिषेक, हमको, ऋषि जी ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री के बारे में कहा था उनका डीएनए ही खराब है, और नरेंद्र मोदी की भाषा को थोड़ा उलट के मैं कह रहा हूं कि ये सुधांशु त्रिवेदी का मतलब बौद्धिक डीएनए पूरी तरह से जो है खराब है, देखिए क्योंकि इस आदमी को कुछ समझ ही नहीं है। ऐसे प्रवक्ता बैठते, इससे अच्छा तो वो है प्रवक्ता जो कम से कम ये तो कहते थे ट्रिलियन का जीरो नहीं मालूम है तो अब शब्द नहीं बकते थे, हाँ नहीं मालूम है ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, लेकिन अंड बंड कुछ भी बके जा रहा है। वो भी मतलब हमारे इस तरह मित्र के रहे। प्रवक्ता तो सड़क पर जूते खा सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, सुधांशु त्रिवेदी पुराने प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, और ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनके मुख से इस प्रकार का बयान अपने देश के उन नेताओं के लिए जिन नेताओं ने पिछड़ों के लिए क्या किया है, ये कहने की जरूरत नहीं है अभिषेक जी। सुधांशु त्रिवेदी, हालांकि सुधांशु भाई की गलती नहीं है। जिस पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी हैं उनके जो शीर्ष नेता हैं, गाय बगाए तो वो महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ते हैं। गाय नहीं, बगाए उसी पार्टी वो में क्या सुषमा कहते हैं, स्वराज प्रवक्ता थी, वेंकैया नायडू थे, गाय कहाँ कुछ बगाए बोलते थे। गाय गाय बगाए वो पंडित नेहरू को नहीं सोचते हैं। आज जो हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट का जो आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्ट एक तरह से कहें आर्किटेक्चर, तो वो पंडित नेहरू हैं। वो आईआईटी आईआईएम का सपना है कोई अभी कोई वर्तमान में जो ऐसा लीडरशिप हिंदुस्तान में, जो नेहरू उस समय 70-80 साल पहले जो उन्होंने सोचा था उसको एग्जीक्यूट करके दिखाए। तो ये जिस पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, शांत और सौम्य नेचर के हैं, किस संदर्भ में क्या कहा, और ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। खासकर आपके वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके ही पार्टी के सरकार से उनको वो प्रधानमंत्री बने थे, और दूसरा देश उन्होंने पिछड़े समाज के लिए असामंतवादी कहना, उनको सामंतवादी करना। जी, खुद वो जनरल कास्ट से आते थे, और पिछड़ों के लिए उन्होंने जो क्या किया है, पिछड़ों को उन्होंने जो अधिकार दिया है, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को सामंतवादी कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बीजेपी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और सुधांशु त्रिवेदी के बयान से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए, ताकि एक गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, हालांकि भाजपा से मैं उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि उनके जो टॉप लीडर हैं वही नाथूराम गोडसे को या तिरंगे में हरा जो कलर है उसको क्या क्या से डिकोड करते हैं। तो ये उस पार्टी से संबंधित नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए यदि ऋषि जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ऋषि जी एक चीज बताइए, इंसान की फितरत होती है कि यदि किसी ने किसी के लिए कभी कुछ किया है, तो अगर वो गलत भी कुछ नहीं, किया हो तो उसके खिलाफ, एक मिनट अब से ऋषि जी एक मिनट, अगर वो कुछ गलत भी इंसान कभी किया हो तो आमतौर पे उस पर बोलने से बचता है, लेकिन फिर भी आलोचना करनी चाहिए, भले ही किसी की मदद की हो ना की हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह की आलोचना हो सकती है, इस मुद्दे पर हो सकती है क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन संभाल नहीं पाए। देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, गृह मंत्री की बेटी का अपहरण उनके कार्यकाल में हो गया, और उसी नक्शे कदम पर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विमान अपहरण ही हो गया। तो इस काम के लिए किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना, नेहरू की भी आलोचना होनी चाहिए, जहां पर नीतिगत मसले ऐसे हो, आलोचना मनुष्य आलोचना से परे नहीं है। लेकिन ऐसे अब कोई वीपी सिंह को सामंतवादी कह दे, अब कोई जवाहरलाल नेहरू को सांप्रदायिक कह दे, अब कोई अटल बिहारी वाजपेयी को ब्राह्मणवादी कह दे,
मतलब ये इस देश के अंदर बताइए, सुनने वाला हंसेगा, कहेगा कि भाई पहले इस आदमी को काके ले जाओ, भर्ती कराओ। डॉक्टर के सिन्हा जी जीवित नहीं है, नहीं तो अगर वो जीवित होते के सिन्हा जी रांची में, तो मैं खुद उनके यहाँ नंबर लगाता सुधांशु त्रिवेदी नाम के व्यक्ति का, और कहता कि भाई इस आदमी को पकड़ धकड़ के मंगाइए और इसका मानसिक इलाज कीजिए, क्योंकि ये विक्षिप्त आदमी है। नहीं, ये किसी मैं दिन वही चीज, ये इस तरह का व्यक्ति समाज में डिबेट विबेट पे बिठाने लायक नहीं है। और ये मैं आदमी वही चीज बताइए, राजनाथ सिंह के घर में बैठ के पूरी छानता था। ये मैं आपको बता रहा हूं, राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष थे, तो जो जलेबी छानने वाले जो हलवाई आते हैं, उनके साथ बैठ के छनौटा चलाता था। जो छनौटा मतलब इसे बुनिया पूरी छानते हैं, वो काम सुधांशु त्रिवेदी करता था। और वो वीपी सिंह के ऊपर बोल रहा है, और इस दौर में बोल रहा है जिस दौर में नैतिकता के पैरामीटर अलग तरीके से सेट हो रहे हैं। अगर कोई सांसद सदन के प्रेमाइसेज के बाहर कथित तौर पर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करता है, तो जाट समाज का अपमान हो जाता है। तो कल को तो पिछड़े वर्ग के लोग कहेंगे कि उनका अपमान है, राजपूत समाज के लोग कहेंगे कि उनका अपमान है। तो जब उनकी पार्टी ही प्रेसिडेंट सेट कर रही है, तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जैसे मानसिक तौर पर दिवालिया इंसान को ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है? नहीं, आपके बात से मैं उस सहमत हूँ। आदमी को पकड़ के राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के कथित तौर पर कुछ कहा, तो 2 साल की सजा हो गई। इस सुधांशु त्रिवेदी या सुधांशु क्या कहा जाए, मुंह से अपशब्द आ जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को तो नहीं पकड़ करके पहले इसको तो पकड़ करके ले जाकर के इसको सीधे सीधे रख देना चाहिए काला पानी में, इस तरह के मूर्ख आदमी को। अभिषेक जी, आप अम्बेडकर को कोई बताइए कहे दलित किसने इसको विरोधी है? अधिकार दे दिया कि वीपी सिंह को कुछ बोल दे? किसने अधिकार दे दिया कि महात्मा गांधी को कुछ बोल दे, अम्बेडकर को कुछ बोल दे, जवाहरलाल नेहरू को कुछ बोल दे? अरे आलोचना करो तो उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर कर सकते हो। मैंने एक ही लाइन में कहा, वो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, जिस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, इस देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने देश के आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, जिस एक गांधी ने इतना बड़ा आजादी के लिए संघर्ष किया, एक नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर उनको आजाद कर दिया। उस नाथूराम गोडसे उस विचारधारा के लिए आदर्श हो सकता है, तो फिर सुधांशु त्रिवेदी ने बीपी सिंह के लिए कहा है, तो आप समझ सकते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता। उस व्यक्ति का आप आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने पिछड़ों को हक दिया, उस मतलब व्यक्ति को आप इनको भी हक दिया, समाजवादी कहेंगे। इनको भी हक दिया, दूसरी बात, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए इस प्रकार का अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल करना, वो भी एक चैनल के डिबेट में, हालांकि राजद की प्रवक्ता जो हमारी बहन है, उन्होंने बहुत तेज तरार प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सुधांशु त्रिवेदी को जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिक्स में है, ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। और गाय बगाए नहीं हो तो अगले डिबेट में किसी कार्यक्रम में इसको लेकर क्षमा याचना कर सकते हैं। जी चलिए, आप क्षमा याचना की बात कर रहे हैं, हम आते हैं बिहार के मुद्दे पर। और आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को 2 सीट से उंगली पकड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर सवार होकर यह पार्टी भारत की मेन स्ट्रीम की राजनीति में पहुंची थी। क्या यही पाप कर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कि 2 सीटों वाली पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अकेले जाकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं की ट्रेन पकड़ते थे सुबह सुबह कि अजमेर जाना है कि जयपुर जाना है, एक असिस्टेंट तक नहीं होता था, उस पार्टी के नेताओं को इस लायक बना दिया कि वो चार्टर्ड लेकर के आज चलते हैं। 2 सीट से 85 सीट तक उसी बोफोर्स की आंधी में उसी कंधे पर सवारी करके लोग पहुंचे थे, अन्यथा इनकी पार्टी को कोई पूछता नहीं था इस देश में। ये हकीकत है, शायद यही उनका पाप रहा है। लेकिन जरा ये बताइए, नीतीश कुमार का कौन सा पाप रहा है कि जिस कैबिनेट में नीतीश कुमार को पहली बार पहचान मिली, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नीतीश कुमार को पहली बार सांसद भी बनाया और पहली बार केंद्रीय मंत्री भी बनाया। आज उनका अपमान हो रहा है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहिया करके बैठे हुए हैं। पटना में वक्फ बोर्ड की रैली हो रही है और अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहले जो खबरें अंदर खाने आई थी कि नीतीश कुमार शिरकत करेंगे, वो शिरकत करने नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण है? यही तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर है, यही तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर है। कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे, कल क्या कहा था,
और आज क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता है। जो बीजेपी गुडफील करा रही है, कल प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय से महाराष्ट्र के जीत के बाद, हालांकि झारखंड के हार पे तो नहीं बोले, कि महाराष्ट्र के जीत के बाद उन्होंने बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे पर नीतीश कुमार को जिस प्रकार से क्रेडिट दिया है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में बिहार में एनडीए ने विपक्षी पार्टियों को सफाया कर दिया। तो उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर नीतीश कुमार को उसका श्रेय दे दिया। तो गुडफील तो बीजेपी करा रही है, नंबर 1। नंबर 2, कल आपने देखा जैसे नतीजे आए हैं बिहार के चारों सीटों पे हो रहे उपचुनाव के, जैसे ही नतीजे आए हैं, हमारे पगड़ी वाले चाचा जी कहिए, भैया जी कहिए, चाचा जी कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ऋषि जी खुद 38-40 के हैं, हमको चाचा जी कहते हैं। तो मेरे भैया जी जो हैं, पगड़ी वाले भैया जी हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं, वो चाचा जी के दरबार में प्रस्तुत थे, प्रेजेंट थे कि भैया चाचा जी के ही कृपा से हम लोग जीते हैं। और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या प्रदेश अध्यक्ष ने बोला तो कोई बड़ी बात नहीं। खुद प्रधानमंत्री ने कल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से संबोधन में कहा कि बिहार में जो नतीजे आए हैं, बिहार में हमने जो महागठबंधन का सफाया कर दिया गया है, उसका सिर्फ क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को जाता है, तो नीतीश कुमार को जाता है। तो ये तो गुडफील तो करा ही रहे हैं, लेकिन ये जो गुडफील करा रहे हैं, ये बात नरेंद्र मोदी समझते हैं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी हल्के में मत लीजिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह हल्के में मत लीजिए, वो भी समझते हैं। तो वो भी एक गुडफील करा रहे हैं, ये भी गुडफील करा रहे हैं, भी मुस्कुरा रहे हैं। 2025 में ही नीतीश क्या क्या डायलॉग चल रहा है, पटना के राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं 25 में नीतीश है, फिर से नीतीश। तो गुडफील दोनों तरफ से कराए। हाँ वही, फिर से हमको इतना याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस है कोरोना के बाद। तरह तरह का वैक्सीन लिया है, त्रिवेदी नहीं है कि आपकी तरह तरह के जो हमने भाई बूस्टर डोज नहीं लिया, मैंने सिर्फ 2 वैक्सीन लिया, उसके बाद ही मेमोरी लॉस हो रही हमारी। मुझे तो लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी ने 1 दर्जन वैक्सीन ले लिया है रोज कोरोना का, इसीलिए वो अंड बक रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से गुडफील कराया जा रहा है कि भैया हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जाने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार के मन में कुछ होगा भी तो नीतीश कुमार जो भी स्टेप लेंगे वो 2025 विधानसभा के नतीजे के बाद लेंगे। 2025 विधानसभा यानी बिहार में जो होने वाले विधानसभा है, नीतीश के ही लीडरशिप में होगा और एनडीए के बैनर तले होगा जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें नीतीश कुमार तो नहीं गए हैं, लेकिन अब शीतकालीन पार्लियामेंट में जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें जब वक्फ बोर्ड का जब चर्चा होगा उसमें जेडीयू का क्या स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये मसला है। लेकिन जेडीयू क्या स्टैंड आज कैपेसिटी में तो जा रहे हैं वक्फ वाली मीटिंग में। भैया जेडीयू मतलब क्या होता है, जेडीयू का अर्थ क्या होता है? नीतीश कुमार। जेडीयू का अर्थ ये नहीं होता है ललन सिंह या फन्ना सिंह या वो, ये नहीं होता है उमेश कुशवाहा, ये सब नहीं होता है। जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार ने तो कमिटमेंट किया था कि हम जाएंगे जी। हम लोगों ने ही खबर चलाई थी इस खबर को। आज नीतीश कुमार यदि नहीं गए हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार? यानी जो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का जो नैरेटिव है, बीजेपी तो पूरा सीना तान के कहती है कि हमने कहा था बटोगे तो कटोगे। देखिए नतीजा क्या है। हालांकि झारखंड में बटोगे तो कटोगे तो नारा ऐसा चला कि राजमहल सीट जो है, साहिबगंज जिले में राजमहल सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 45 से 50% है, वो सीट हार गई है। 35,000 से हारे हैं। अनंत ओझा जो विधायक हैं बीजेपी के, 35,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। वहां उनके विरुद्ध में मुस्लिम उम्मीदवार था जेएमएम से। तो ये नीतीश कुमार बटोगे तो कटोगे वाले जो बयान है, बटोगे तो कटोगे वाले जो बयान है,
उस पे नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होता है? एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय फलक पे कहती है बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। बिहार में जब जब ये जब चुनावी समर होगा, ये गिरिराज सिंह, ये बाबा योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराएंगे कि नहीं? मैं तो ये पूछता हूँ नीतीश कुमार जी से, यदि हम लोग का कार्यक्रम देख रहे हो नीतीश कुमार, तो पूछिए उनसे कि बाबा योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अब बाबा जब कहेंगे बटोगे तो कटोगे, फिर नीतीश कुमार का क्या रिस्पॉन्स होता है? फिर नीतीश कुमार कैसे बिहार में तिल बाबा की मिलाते क्या हैं? जरूरत है? बिहार में तो है बेगूसराय तो वाले वही बाबा। वही तो कह रहे हैं, बाबा बाबा का रैली होगा, आप नोट कर लीजिए। मैं यूं ही नहीं कहता हूं, बाबा का रैली सीमांचल में होगा। और फिर नीतीश कुमार का क्या रिस्पांस होता है? मैं एक दावे के साथ कहता हूं, नीतीश कुमार जिस ट्रिपल सी की बात करते हैं, ट्रिपल सी में तीनों सी से समझौता करते हुए दिख रहे हैं। बाई इलेक्शन में नीतीश कुमार, ठीक है, बाई इलेक्शन में आपने राजद को महागठबंधन का सफाया कर दिया है, उनकी आक्रामकता के कारण आपने सफाया कर दिया। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल एजेंडा था कि ट्रिपल सी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते हैं, ये संजीव हंस कौन महात्मा गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं क्या? किस आरोप में जेल में गए हैं? तो वो हो गया, करप्शन हो गया। कम्युनलिज्म पे आते हैं, कम्युनलिज्म सुनिए, कम्युनलिज्म पे आते हैं। आपके रहते, मुख्यमंत्री के रहते, नीतीश कुमार के रहते, गिरिराज सिंह ने सीमांचल में यात्रा निकाला कि नहीं निकाला? और ये प्रदीप सिंह कौन होते हैं कहने वाले कि बिहार में रहना होगा या अररिया में रहना होगा या किशनगंज में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, और नीतीश कुमार मुखदर्शक बने हुए हैं और कहेंगे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं। और क्राइम की स्थिति यही है कि नालंदा में उन्हीं के गृह जिला में एक मुखिया की गोली मार के हत्या कर दी गई है। अभी 2 दिन पहले सीतामढ़ी में एक मुखिया को गोली मार के हत्या कर दी गई है। 7 गोली सीने में मारा है। मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक लॉयर को गोली मार दिया गया है। तो क्राइम की स्थिति मुजफ्फरपुर में एक दिन में 6 लोगों की लाश मिली है भैया जी। तो तीनों सी में आप समझौता करते हुए दिख रहे हैं, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। संजीव हंस तो आप ही के दुलारे थे। तो ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। मैंने न्यूज लॉन्चर पर ही काम किया, एक प्रोग्राम किया था, ट्रिपल सी से ट्रिपल एस तक। ये ट्रिपल सी तो को इन्होंने छोड़ दिया। ट्रिपल एस में भी शराबबंदी और ये क्या कहते हैं आपको, ये सर्वे और क्या कहते हैं ये स्मार्ट मीटर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मुद्दों को जनता तक कौन ले जाएगा? विपक्ष ले जाएगा। पत्रकार तो हल्ला करेंगे ही। हमारे जैसे जो मतलब कुछ न लेने न देने वाले, न हाँ में न ना में, हम लोग तो ना नौ में है ना हाँ में है भाई, हम तो बोलेंगे भाई, चाहे बीजेपी वाला करे या जेडीयू वाला करे या राजद वाला करे। कल तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव की हमने खिंचाई की कि नहीं की? कि भाई आप जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऑपोजिशन है, आपकी जो जिम्मेवारी है, आज आपकी जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभाने में अभी तक आप असफल रहे। नहीं, और आज नीतीश कुमार का कर रहे हैं। हम लोग देखिए, सवाल यह है कि हम तो आलोचना करेंगे, लेकिन हमारी भाषा का स्तर झूठ पर आधारित नहीं होगा सुधांशु त्रिवेदी की तरह कि अंड बंड कुछ भी बकता रहेगा वो आदमी। हम लोग आलोचना करेंगे तथ्यों के आधार पर। नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर, तेजस्वी यादव की कल कर रहे थे तथ्यों के आधार पर, नरेंद्र मोदी की करते हैं, भाजपा की करते हैं तथ्यों के आधार पर। और इसी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी हम लोगों ने अक्सर की है, आपने देखा है। मुझे आश्चर्य लगता है, क्या है, कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं कुछ 2 रुपए वाले ट्रोल, वो कह देते हैं कि ये लोग किसी ना किसी पार्टी के उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार तो बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता खुद नीतीश कुमार की भाई हम ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं। हमने तो तथ्य रख दिया। गिरिराज सिंह आप ही के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए गिरिराज सिंह ने सीमांचल में यात्रा निकाला या नहीं निकाला? संजीव हंस आप ही के दुलारे थे, जेल गए कि नहीं? जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और क्राइम का क्या स्थिति है? मैं मानता हूं नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है बिहार से, लेकिन आज जो छिनताई हो रहा है, सूखा गैंग जिस प्रकार से इन्वॉल्व है बिहार में, कहीं जाइए, मैं 2-3 दिनों के लिए मुजफ्फरपुर जाता हूं तो मेरे फादर कहते हैं कि चौक चौराहे पे जाना तो मोबाइल से बात करते हुए मत जाना, हो सकता है पीछे से कोई मोबाइल छीन ले। जी बिल्कुल। तो
नीतीश कुमार का जो एजेंडा है उससे मुझे लगता है उस पर समझौता करते हुए दिख रहे हैं जी। ऋषि जी, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, बिहार एक लीडरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है पोस्ट नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सक्रियता पहले से काफी कम दिखती है। नीतीश कुमार हालांकि पूरे बिहार का दौरा करते हैं, लेकिन बोलते बोलते नहीं है ज्यादा, और जब बोलते हैं तो एक टेप रिकॉर्डर ही बजता है कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले। भाई तो आप जाते कब हैं? आप तो कुर्सी पर बैठे ही हुए हैं लगातार, आप कहाँ जाते हैं? किसी को भगा देते हैं, किसी को बुला देते हैं। तो हमको भी, हमें भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, और जब तक लोगों को बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा तब तक लोग आपको ढोते रहेंगे। ये तो सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग ढोते रहेंगे नीतीश कुमार को। अब लेकिन इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेना कि हाँ भाई बिहार में बेहतर विकल्प नहीं है, लोग ढो रहे हैं। एक आए थे रणनीतिकार महोदय, वो पैदल पूरा बिहार नाप रहे थे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। उनका भी हाल आपने देख लिया कि राजनीति वो गैर राजनीतिक तरीके से कर रहे थे। एक है जिनके पास सबसे बड़ा जनाधार है, उनकी स्थिति भी आप देख रहे हैं। एक है पार्टी जो कभी सब पार्टी से घूम करके आए नेता को अपना चेहरा बना देती है, तो कभी मेडिकल कॉलेज वाले को चेहरा बना देती है, तो कभी चेहरा बना देती है राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर जमानत गंवा चुके और फिर भाजपा में आए एक सांसद को चेहरा बना देती है। ये इस तरह से वो पार्टी एड हॉक पर चल रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एड हॉक पर चल रही है लंबे समय से, आप जानते हैं। तो इस परिस्थिति में तो स्वाभाविक है कि लोगों को लग रहा है कि चलो भाई एक आदमी तो कम से कम बैठा हुआ है ठीक पर, ठीक ठाक है, इन सब से तो ठीक है दिखता है। आखिर बिहार में लोग आज की तारीख में बहुत साफ गोई से कहें तो नीतीश कुमार को 2010 वाला नीतीश कुमार मानकर वोट नहीं देते हैं। आज वोट इस आधार पर देते हैं नीतीश कुमार को कि भाई उनसे तो ठीक है, उनसे तो ठीक है, फला से ठीक है, चिला से ठीक है, ये मान करके लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन ये स्थिति कब तक विद्यमान रहेगी ऋषि जी? देखिए जनता भी तो वोट देती है। बिहार के जनता को प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीद था, लेकिन जिस प्रकार से वो उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, आपने उपचुनाव में ही देखा कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में, 4 में से 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनको अपने ही निर्णय को बदलना पड़ा। जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया उन्हीं को आपको चेंज करना पड़ा। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तिरहुत स्नातक एमएलसी का चुनाव हो रहा है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हो गए हैं सीतामढ़ी से, तो उनके द्वारा रिक्त किए हुए सीट पे चुनाव हो रही है। अब प्रशांत किशोर ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो सामाजिक रूप से कितने कनेक्टेड है, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, मैं जानता हूँ। एक डॉक्टर है विनायक गौतम, अब इतने रूडली, उनका कोई एक लैब भी है मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर हैं, वो पेशेंट से इतने रूडली बात करते हैं, इतना उनका मतलब अनसोशल बिहेवियर है। ठीक है, वो बड़े घर के लड़के हैं, उनके नाना जो है रघुनाथ पांडे रहे हैं, रघुनाथ पांडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट में, लेकिन उनके पिता एमएलसी रहे, उनके पिता का भी अच्छा नेचर रहा। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया उसका सामाजिक सरोकार क्या है वो आपने देखा नहीं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। हो सकता है कि वही उपचुनाव वाले नतीजे आए, 10% वोट आ जाए। ठीक है, प्रशांत किशोर को 40 दिनों हुआ है पार्टी का गठन किए हुए, 10% उपचुनाव में वोट आए हैं, लेकिन आप 10% 15% वोट पाने के लिए तो नहीं आए हैं। हाँ, आप 2 साल पूरा बिहार पैदल मार्च कर दिया आप, और आप जब उम्मीदवारों का चयन करते हैं, आपको तो पूरा ये टीम है आपके पास, आप दूसरे को चुनाव लड़ाने का अनुभव है, कैंडिडेट का चयन कैसे होता है आपको इसका अनुभव है। आप देख लीजिए, तरारी में देखिए किसको उम्मीदवार बनाया, 6-7 हजार कितना वोट आया अभिषेक जी, आपको मालूम होगा। हाँ, तो उम्मीदवारों का चयन, आप वहां के समीकरण, उस उम्मीदवार का क्या इमेज है उसको देख के नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप हवा बना लीजिए, आपके पास टीम है, आपके पास तमाम संसाधन है, आपके पास मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, आप हवा बना लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे उस उम्मीदवार की मौजूदगी कितनी है, वो उम्मीदवार कितना मजबूत है, कितना सोशली कनेक्टेड है, जब तक आप इस चीज को आप नहीं देखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको चुनावी सफलता मिलेगा। और ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार किस चीज का भय दिखाते हैं। नीतीश कुमार, आपका जो सवाल, दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार किसका भय दिखाते हैं कि 2005 से पहले कोई चीज था जी नहीं। 2005 से पहले जो एक तथाकथित एक जंगल राज का या तमाम इन चीजों का प्रोपेगेंडा कहा जाता, कुछ हद तक था भी,
तो ऐसा जी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हम स्वर्णिम युग आ गया है, दम रामराज आ गया है, दम ऋषि आप जी 2 बजे रात में निकल जाइए, हैं? ऋषि जी ऐसा हम तो आखिरी अभी सवाल अभी पर भी आ रहे नहीं है। हैं। ऋषि जी हम आखिरी मैं सवाल कह पर रहा आ रहे हूँ, हैं। मैं सुन तो लीजिए, आप जो सवाल किए तो उसका हम्म जवाब भी सुन लीजिए। हम्म नीतीश कुमार के कार्यकाल में ठीक है, उनके जो फर्स्ट 5 साल के जो कार्यकाल थे उसमें क्राइम आपने कंट्रोल किया, लेकिन उसमें भी मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या किया। तमाम अपराधियों को जेल भेज दिया, उन अपराधियों की पत्नी को टिकट दे दिया। हम्म पहली बार सत्ता बचाने के लिए मुझे वो फोटो याद है कि आगे सूरजभान सिंह है, बगल में रामा सिंह है, मुन्ना शुक्ला के गर्दन पे हाथ रखे हुए हैं, और एक महिला, बाहुबली महिला की पत्नी विधायक है, वो फोटो आपने देखा ही होगा। हम्म तो ठीक है, आपने बाहुबलियों को जेल भेज दिया, उनकी पत्नी को तो विधायक आप ही ने बनाया ना, सिवान याद है ना। पितृपक्ष में शादी करवा कर टिकट भी हुँ? दिया। तो ये नीतीश कुमार एक तरफ ये बताना चाहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ना, जितने भी जेडीयू के कार्यकाल में बड़े बड़े छोटे छोटे जो चूहे हैं, जो बिल्ली बन गए हैं, वो कैसे बने? चाहे वो आपके जिला का मामला हो या मेरे जिला का मामला हो। तो जी ये ठीक है, लेकिन ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि कंपैरिजन में थोड़ा नीतीश कुमार को फायदा हो जाता है। तो बिहार आखिरी के सवाल पर ऋषि जी जी हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, क्योंकि चर्चा आज हमने सुधांशु त्रिवेदी की भी की, नीतीश कुमार की भी की। जरा हमारे आखिरी सवाल के पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये करनी सेना वाले लोग जो बड़ा कूदते रहते हैं, आज सुधांशु त्रिवेदी ने कल जो बोल दिया है वीपी सिंह को, कहाँ है करनी सेना वाले दुबके पड़े हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। देखिए, अब करनी सेना के जो मेन नेता थे वो दुनिया में रहे नहीं, कुछ तो लोकेंद्र है ना, सिंह कोई तो कालवी है जी। ना। उनको तो विरोध अब प्रदर्शन कोई है, करना लेकिन चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। लोकेंद्र सिंह देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, करनी सेना के नाम पे बहुत से लोग जो हैं तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है। हम्म लेकिन लोकेंद्र सिंह कालवी का जो इमेज था, लोकेंद्र सिंह कालवी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ, राजस्थान हम्म जयपुर में। बहुत ही सोशली कनेक्टेड लोग थे। हम्म ऐसे लोगों को, यदि ऐसे लोग हैं, अभी मुझे नहीं मालूम करनी सेना को कौन देख रहे हैं, कौन है, हम्म जरूर ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए कि भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, जो जो एक अग्री जाति के होते हुए भी पिछड़ों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, पिछड़ों को मान सम्मान दिलवाया, अधिकार दिलवाया, हक दिलवाया, अब उसको आपको गाली देने का क्या हक है? देखिए उस बच्ची ने कितना यानी अच्छा बचाव किया, उस लड़की ने। यदि आप बीपी सिंह को गाली दे रहे हैं, तो एक तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। जी आज नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, बिहार में आते हैं तो क्या कहते हैं, 2015 में उन्होंने क्या कहा, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या क्या कहते हैं, मैं तो ओबीसी क्या आप ओबीसी मानते ओबीसी हैं कि वर्ग से हूँ। सुधांशु त्रिवेदी ने नरेंद्र मोदी की आलोचना की है? बिल्कुल आलोचना किया। मैं तो 2 लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ, एक कपिल मिश्रा जिन्होंने प्रधानमंत्री के चरित्र में सवाल उठाया था। मैं तो जब भी पैनल डिस्कशन के लिए नाम आता है तो मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पहले सूची मांगता हूं, और यदि उस सूची में कपिल मिश्रा का नाम होता है तो मैं बाइकआउट कर देता हूं उस डिबेट को। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आलोचक मैं हूं, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय टीवी पैनल डिस्कशन में यदि सूची में आप देखेंगे तो सबसे बड़े आलोचक हमें माना जाता है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे कभी सवाल नहीं उठाया। हमारा प्रधानमंत्री कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री चरित्रवान लोग हैं। और उस कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था जो मैं कह नहीं सकता, और वो आज बीजेपी में है। ऋषि जी एक लाइन में जवाब दीजिए, हम आखिरी सवाल पर है, एक लाइन में बताइए, क्या सुधांशु त्रिवेदी को इस देश में सामाजिक न्याय की धारा से आने वाला एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना रास नहीं आ रहा है? क्या वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाह रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का रास्ता खोलने वाले और नरेंद्र मोदी जैसों का रास्ता खोलने वाले लोगों के लिए उनके मन में जहर भरा हुआ है? क्या वो नरेंद्र सुधांशु मोदी को त्रिवेदी जो पसंद करते या नहीं करते? सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा, उसका तात्पर्य क्या था कि भाई बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, उनको हक दिलाया, उनको क्या मिला? तो एक तरह से वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी पिछड़ों सामाजिक न्याय की राजनीति को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस पर तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, तमाम जेपी नड्डा को ये जवाब देना चाहिए कि सामाजिक न्याय का जो पुरोधा रहे हैं बीपी सिंह, उसको आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सरेआम पब्लिक डोमेन में गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं
तो उस पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? तो बीजेपी को उस पर मतलब बिल्कुल। और देखिए, जिन लोगों को बीपी सिंह ने बनाया या जिन लोगों को बीपी सिंह के सामाजिक न्याय के फार्मूले से न सामाजिक न्याय के थ्योरी से फायदा मिला, वो आज क्यों चुप है? नीतीश कुमार क्यों चुप है? तेजस्वी यादव को उस पर पूछना चाहिए उनसे, बीजेपी नीतीश से। कुमार, तेजस्वी यादव, उमा भारती, अखिलेश शिवराज यादव सिंह को पूछना चौहान, चाहिए। नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, कितने लोग आप गिनेंगे? गिनते चले कल्याण सिंह के जाएंगे। पोते, नायब कल्याण सिंह के सैनिक। पोते सांसद हैं। कल्याण सिंह के पोते सांसद हैं। उमा भारती खुद जिंदा है अभी। उमा भारती जी तो खुद जिंदा है ना, उनको तो पूछना चाहिए भैया। आप सुधांशु जी ऐसा क्यों क्यों गाली दे रहे हैं बीपी सिंह को? चलिए जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। सवाल तो नीतीश हालांकि कुमार हमारे पर भी मित्र उठता है। हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको सद्बुद्धि दे। ऐसे बयानों से यदि वो पब्लिक डोमेन में चुनाव लड़ने जाएंगे, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मणों के वोट से चुनाव नहीं जीत जाइएगा। यदि मान लीजिए वहां राजपूत भी हो, ब्राह्मण उनको खुद ही नेता नहीं मानते हैं। ब्राह्मण ये देश की राजपूत एक हो बहुत ही बुद्धिजीवी कौम है, ब्राह्मणों को और बदनाम मत कीजिए। और पिछड़ों का भी वोट हो, तो वहां क्या होगा? और चलिए अब देखिए। हालांकि एक बात मेरा भी है, हर चीज को पॉलिटिक्स से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी को निश्चित ही अपने दिए गए इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, वो भी उसी पब्लिक डिबेट में जिस चैनल पे उन्होंने ये बयान दिया था। जी जी, अब देखिए क्या उन्होंने बयान दिया है। सवाल तो तरस तो नीतीश कुमार पर आता है कि जब लाल किले की प्राचीर से 3 बातें वीपी सिंह कह रहे थे, तो उनकी कैबिनेट के कृषि राज्य मंत्री नीतीश कुमार नीचे बैठकर ताली बजा रहे थे। कौन सी 3 बातें कह रहे थे? पहला, कि 1 हफ्ते पहले मंडल कमीशन की को लागू करने की घोषणा की। दूसरा, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की। और तीसरा, बाबा साहब अम्बेडकर के को भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का ऐलान भी लाल किले से किया था। ये 3 घोषणाएं जब 15 अगस्त 90 को वीपी सिंह ने की थी, इनमें इन तीनों में से कोई भी घोषणा सामंतवाद से जुड़ी हुई हो सकती है क्या? हमारे दर्शक बताएंगे। तो मोहम्मद साहब की बात भी वो कर रहे थे, लेकिन आज वक्फ की रैली में नीतीश कुमार नहीं गए। वीपी सिंह को सामंतवाद को का प्रतीक बता रहे सुधांशु त्रिवेदी। वीपी सिंह के सुधांशु त्रिवेदी के बयान का प्रतिकार भी नीतीश कुमार या उनकी पार्टी नहीं कर पा रही। तो आने वाले वक्त में बिहार की जनता जो मंडल राजनीति को समझती है, निश्चित तौर पर इस देश के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार से दूर होना शुरू कर देंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ऋषि मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को ही चैलेंज कर दिया है, उन्हीं को गाली दे दी है ऋषि मिश्रा जी जो कह रहे हैं, क्योंकि आखिर वो भी अगर वीपी सिंह नहीं होते तो भाजपा मुख्यालय में नरेंद्र मोदी संभवतः वही काम कर रहे होते जो मणिशंकर अय्यर की मंशा थी। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, जो काम वो कराना चाहते थे मणिशंकर अय्यर। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी मणिशंकर अय्यर टाइप मानसिकता के विरोधी रहे। तो जब वो उसके विरोधी रहे, भाजपा को अटल अडवाणी, मुरली मनोहर के यानी ब्राह्मणिकल वर्चस्व से निकाल करके एक लोकतांत्रिक पार्टी बना करके लेकर के सामने आए, तो वीपी सिंह खराब हो गए। इसलिए खराब हो गए कि अटल अडवाणी और मुरली मनोहर के उत्तराधिकारी सुधांशु त्रिवेदी नहीं हो सकते। उसके उत्तराधिकारी अगर कोई सुधांशु कुमार यादव होंगे तो वो हो सकते हैं। उनके उत्तराधिकारी भूपेंद्र यादव हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी नहीं हो सकते। शायद उन्हें इस बात का मलाल है, जिस वजह से वीपी सिंह में उन्हें एक सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई देता है। खैर, ईश्वर करे सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि नहीं आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार से मेरा आग्रह है, व्यक्तिगत आग्रह है कि सुधांशु त्रिवेदी के लिए मानसिक तौर पर किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें ले जाकर के इलाज कराएं, कि भाई सामंत या फिर सामंतवाद की परिभाषा उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बैठ के पढ़ाएं कि सामंतवाद की परिभाषा होती क्या है। भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा डैमेज सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, 5 दिन पहले किए होते महाराष्ट्र में, तो खैर मशीनी चिप की बात है तो 5 दिन पहले करते, 5 दिन बाद करते। मशीन ही फैसले करेगी तो जनता क्या करेगी। खैर ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। नमस्कार।